नमस्कार। बहुत मुश्किल है आज की कहानी को लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे पानी लिखना। लेकिन हर मुश्किल काम करने के लिए ही डीडी किसान जाना जाता है। और वो काम ही क्या जो मुश्किल भरा ना हो, जिसमें चुनौती ना हो। लेकिन आज की जो चुनौती है वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज बात होगी हमारे कल की यानी मौजूदा जल की, जिसका क्राइसिस लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये जो पानी की किल्लत है ना, ये सिर्फ भविष्य का खतरा नहीं है, ये वर्तमान की एक बड़ी चुनौती है। और इस बड़ी चुनौती से पार पाने की आज हम कोशिश करेंगे। और इस कोशिश का नाम आप जानते ही हैं, सच के साथ। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। अच्छा, हमारी कोशिश है, ये मुस्कुराहट देख रहे हैं आप, ये मुस्कुराहट आपके चेहरे पर बनी रहे, हमारे चेहरे पर बने रहे, हमारे तमाम किसान भाइयों के चेहरे पर बने रहे। और यही कोशिश को अंजाम तक पहुंचाने का बड़ा नाम है सच के साथ। संयुक्त राष्ट्र के वैज्ञानिकों की एक चेतावनी है, एक रिपोर्ट है, जिसमें यह बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि अगर हम अब नहीं चेते तो 2025 और 2030 पानी के इस क्राइसिस के लिहाज से काफी संकट भरे होंगे। यानी डिमांड और सप्लाई के बीच की जो चेन है ना, उसको मैनेज करने में पसीने छूटने वाले हैं। तो फिर करना क्या है? आज का जो शो है 50 से 55 मिनट सिर्फ आपको हमारे साथ रहना है, क्योंकि हम ही हैं जो आपके साथ रहते हैं, आपकी बात कहते हैं। और आप अच्छे से जानते हैं कि आज का ये शो है वो बेहद खास होने वाला है। हमारे आज के लिए नहीं, हमारे कल के लिए भी और हमारे भविष्य के लिए आज की शो को आपका देखना बहुत जरूरी है। आप जानते ही हैं, शो की रवायत है, एक रिपोर्ट पहले आती है, फिर उस रिपोर्ट के बाद हम और आप एक खास मेहमानों के खास पैनल के साथ विस्तार से चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, माइन्यूटली। हमेशा मैं कहता हूं, तो डिटेल में जाएंगे और समझेंगे कि हम और आप मिलके वो कौन सी कोशिशें कर सकते हैं जिसके जरिए हम कह सकते हैं कि जल है तो कल है। शुरुआत करते हैं एक खास रिपोर्ट के साथ। दक्षिण अफ्रीकी शहर केप टाउन और भारत का बेंगलुरु, वैसे तो इन दोनों में कोई खास समानता नहीं है, लेकिन एक चीज आजकल कॉमन है, जल संकट। केप टाउन के लोग कई साल से भयंकर जल संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ हाल बेंगलुरु वासियों का भी हो रहा है। जल संकट की समस्या इन दो शहरों तक ही सीमित हो ऐसा भी नहीं है। साल 2014 में दुनिया के 500 बड़े शहरों में एक जांच हुई थी। इसमें पाया गया था कि हर 4 में से 1 नगरपालिका पानी की कमी की समस्या से जूझ रही है। यूरोप जैसे साधन संपन्न क्षेत्रों में भी जल संकट भयंकर रूप लेता जा रहा है। यहाँ का 20% क्षेत्रफल और 30% आबादी को पानी के तनाव का सामना है। स्पेन में तो पानी का भंडार 41% तक गिर गया है। जलवायु परिवर्तन से समस्या के और गहराने का अंदेशा है। संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों का आकलन कहता है कि साल 2030 तक वैश्विक स्तर पर पीने के पानी की मांग सप्लाई से 40% अधिक हो जाएगी। अभी की स्थिति ये है कि दुनिया के 2 अरब 20 करोड़ आबादी को सुरक्षित पानी उपलब्ध नहीं है। ऐसा तब है जब पृथ्वी का 3/4 हिस्सा पानी से भरा है और ये पानी न कभी खत्म होता है और न ही इसमें कमी आती है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत को लेकर भी चिंताजनक रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार हमारे देश के कई राज्य भूजल की कमी के चरम बिंदु को भी पार कर चुके हैं। रिपोर्ट में ये भी अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भूजल का संकट काफी गहरा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो खेती बाड़ी पर बहुत बुरा असर होगा, क्योंकि भूजल का 70% हिस्सा सिंचाई पर ही खर्च होता है। जल संकट को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है और पानी बचाने या उसे संरक्षित करने के नए नए तरीके खोज रही है। कृषि में सूक्ष्म सिंचाई और तालाबों का निर्माण इसी दिशा में उठाए जा रहे महत्वपूर्ण कदम हैं। इसके अलावा जल शक्ति मंत्रालय भी जल संकट से निपटने की दिशा में काम कर रहा है। तो इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि नहीं रहेगा पानी तो फिर मिट जाएगी जिंदगानी। लेकिन इस जिंदगी को सहेजने की एक बड़ी सी कोशिश
आज हम और आप मिलकर साथ करेंगे और इस कोशिश में मेरे साथ बेहद खास मेहमानों को खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं, मेरे साथ अवतार सिंह जुड़ रहे हैं। ये प्रोग्रेसिव किसान हैं और जानते हैं पानी का सही यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है। डॉक्टर पारितोष श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, शिक्षाविद हैं, प्रोफेसर हैं। हर बारीकी को आप तक आज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। रमनकांत जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट हैं भारतीय नदी परिषद। जो छोटी नदियां हैं जो सिकुड़ती हुई नालों में तब्दील हो रही हैं, उनको कैसे बचाया जाए, बेहद अहम जानकारियां रमन जी देंगे हमको। ज्योति शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रेसिडेंट हैं एनजीओ फूड्स की, और आज बताएंगी ये पानी की एक एक बूंद हमारे लिए और आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो फिर डीडी किसान है, किसान भाइयों का चैनल है, तो शुरुआत किसान से ही होनी चाहिए। अवतार जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। पानी एक बड़ी समस्या है और जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा, ये सिर्फ भविष्य की चिंता नहीं है, वर्तमान की एक बड़ी चुनौती है। और अगर इस चुनौती को हमने पार नहीं पाया तो वो दिन दूर नहीं है जब इसका असर खेती पर पड़ेगा, हमारे अन्नदाता परेशान होंगे। सब वो कौन सा नायाब तरीका आपने निकाला है जिससे इस पानी के संकट से हम बच सकते हैं? पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि जो पानी की ज़रूरत के हिसाब से जो जीवन है वो दो हिस्सों में बंट गया। एक है जिसके पास पानी आता है और दूसरा है जो जीवन पानी के पास जाता है। जैसे जो जिसके पास पानी आता है वो है वनस्पति जगत, और जो 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 जाता है पानी के पास वो है पशु जगत। जो वनस्पति जगत है वो एक जगह खड़ा है, उसको एक जगह क्यों खड़ा किया है भगवान ने, और जो पशु जगत है उसको मोबिलिटी क्यों दी है। यदि हमको ये बात समझ आ गई तो हमारे बहुत से मसले हल हो जाएंगे। जो वनस्पति जगत है उसको क्रिएटर ने, जो परमात्मा ने इस वक्त इसलिए स्थिर किया है, खड़ा किया है, क्योंकि उसको पानी की ज़रूरत नहीं है। उसको ज़रूरत किस चीज़ की है? वो है नमी की, मॉइस्चर की। वो कैसे पूरी होती है? हर रोज़ ओस पड़ती है, भगवान अपनी वनस्पति को रोज़ पानी देता है। यदि उससे बात नहीं बनती है तो बारिश होती है, यदि उससे बात नहीं बनती तो पानी लगाना क्या है, तो कैसे लगाना है ये हमको पता होना चाहिए। जैसे मैंने बात की है कि एक के पास पानी आता है और दूसरा पानी के पास जाता है, जो दो तरह का जीवन। जो पानी के पास जाता है उसको पानी को उससे बचाने की ज़रूरत है, और जो पानी जिसके पास आता है उसको पानी से बचाने की ज़रूरत है। हाँ, इसलिए हमने एक जो स्लोगन भी दिया है, वो स्लोगन क्या है? पानी से बचो, रासायनिक उर्वरकों से अपने आप बच जाओगे। ये एक अटल सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। यदि हमने इस बात को समझना है कि ये बात यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों है, तो अटल सच्चाई है, तो हमको 3 बातों पर ध्यान केंद्रित करना होगा, 3 नुक्तों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। वो क्या 3 पॉइंट्स हैं? पहला पॉइंट है कि पानी और हवा जीवन के लिए हर वक्त ज़रूरी है। पानी के बिना जीवन कुछ समय के लिए निकल जाएगा, पर हवा के बिना 1-2 मिनट के लिए है, इसके ज़्यादा नहीं। पानी और हवा जीवन के लिए हर वक्त ज़रूरी हैं, पर है एक दूसरे के विरोधी। यदि पानी नीचे को जाता है तो हवा ऊपर को आती है। जहाँ पर पानी नहीं होगा वहाँ पर हवा नहीं होगी, जहाँ पर हवा वहाँ पर पानी नहीं होगा, पर जीवन के लिए हर वक्त ज़रूरी है। इसलिए हमने ये ध्यान रखना है, जिस वक्त हम अपनी फसलों को पानी लगाएंगे ना, तो जो एयर सप्लाई टू दी रूट जोन है, जो जड़ क्षेत्र को हवा चाहिए सांस लेने के लिए, वो उसमें कभी रुकावट ना आए। पर हम क्या करते हैं? फ्लड इरीगेशन, पानी भर देते हैं क्यारों में, तो जब पानी जहाँ पर पानी चला जाता है तो वहाँ से हवा बाहर निकल जाएगी। जब हवा बाहर निकल जाती है तो एयर सप्लाई टू दी रूट जोन इंटरप्ट हो जाती है। जो जड़ क्षेत्र है उसको जो सांस लेने की हवा चाहिए वो उसमें रुकावट आ जाती है। फिर क्या होता है? उसकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस रुकती है। जब वो रुकती है तो पौधे का सांस रुक गया, तो उसकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस रुक गए, तो वो बीमार पड़ता है। जब बीमार पड़ता है तो पीला पड़ जाएगा। जैसे गेहूं को हम भारी पानी लगा दें तो वो पीली पड़ जाती है। फिर क्या होता है? हमको यूरिया वगैरह डालना पड़ता है। उसके बाद हम आएंगे दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है? वो है डेवलपमेंट ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशंस। जब हम देखेंगे पुरानी जो सभ्यताएं हैं कहाँ डेवलप हुई, वो वहाँ पर डेवलप हुई जहाँ पर नदियों दरियाओं के किनारों पर, और पर उसका जो रेजिडेंस या बसेरा कहाँ है, वो ऊंची जगह पर। यानी कि जीवन वहाँ पर पनपया जहाँ पर पानी का सोर्स था। जी।
पर उसका बसेरा या रेजिडेंस वो ऊपर है। ये जो निज़्म है ये हमारा जो बनस्पति जगत है उस पर भी लागू होगा। कहने का मतलब क्या है, जो इसका रेजिडेंस या बसेरा है फसलों का वो ऊंची जगह और पानी को पानी के स्वभाव के बाद ठीक है, तो पानी की मूल प्रकृति को समझने की जरूरत है, तभी ये पानी हमारे लिए भविष्य की एक नई इबारत लिख पाएगा। आपके पास लौटूंगा, हमारे साथ ज्योति जी भी हैं। ज्योति जी, लगातार ये कहा जा रहा है कि देखिए जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि 2025 से जो पानी के लिहाज से बुरे समय की शुरुआत हो जाएगी और 2030 तक जाएंगे तो डिमांड और सप्लाई में इतना बड़ा गैप हो जाएगा, उसे मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। ये एक एक बूंद कितनी इंपॉर्टेंट दिखाई देती है मैम, क्योंकि उसकी वैल्यू तो हम नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा है कि 2047 तक हम एक डेवलप्ड नेशन बन जाएं। सच्चाई ये है कि उस सपने को पूरा करने के आड़े अगर कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो वो प्रॉब्लम पानी की ही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपने 2030 तक का आंकड़ा बताया, मैं उससे थोड़ी और आगे जाती हूँ। अगर 2047-2050 तक, तो पानी की डिमांड और सप्लाई में 55% का डिफरेंस रहेगा। तो अब ऐसे स्थिति में हमें आज से ही बहुत सी हर संभव तरीके से पानी बचाने की कोशिश करनी होगी और कृषि क्षेत्र में बहुत पोटेंशियल है उसके लिए। ठीक है, तो बहुत अहम बात है ज्योति जी यहाँ बता रही है, इस बात को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले रमन जी हमारे साथ है। रमन जी, नदियों के स्ट्रक्चर के बारे में जब हम सोचते हैं तो बड़ी बड़ी नदियां सबसे पहले जहन में आती हैं, लेकिन छोटी नदियों का संरक्षण करने का जो भागीरथ प्रयास आप कर रहे हैं, इसको देखते हुए ग्राउंड पे जब आप जाते हैं तो किस तरह की दिक्कतें असल में आप फेस करते हैं सर? क्योंकि ये बहुत बड़ी कोशिश है जो ग्राउंड पे और ज्यादा जटिल दिखाई देती होगी पानी के लिहाज से। देखिए, नदियाँ जो हैं, विशेषकर छोटी नदियाँ, वो भूजल और सरफेस वाटर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नदियाँ बरसात में भूजल को फीड करती हैं। अगर उनमें पानी आता है बरसात का, और जब बरसात खत्म हो जाती है तो वही भूजल चोए के रूप में आके नदियों को फीड करता है। अच्छा, तो जिस प्रकार से भूजल स्तर नीचे गया है पिछले 2 से 3 दशक में, उससे नदियाँ सूख गई हैं। और ऐसा क्यों हुआ है, इसके भी पीछे बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि हरित क्रांति का दौर रहा, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी और हमारे यहाँ भूजल ही बहुत ज़्यादा खींचा जाता है। आप एक आंकड़ा देखें तो पूरी दुनिया का लगभग 20 से 25% भूजल हम खींचते हैं, जबकि हमारे पास बहुत कम मात्रा में पानी है आबादी के अनुसार। तो नदियों में अगर पानी नहीं होगा, यानी भूजल नहीं होगा, तो नदियाँ नहीं बह सकती हैं। तो हम उसी को लेकर के प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हमारी नदियाँ सदानीरा बने। जो नदियाँ सूख गई हैं, बड़े स्तर को बढ़ाने के लिए नदी को हमको केवल धारा ना मान के उसके बेसिन को भी नदी ही मानना पड़ेगा, जो कि होती भी है। तो उसके बेसिन के जो जल स्रोत हैं, चाहे तालाब हैं, चाहे जोड़ हैं, चाहे आहार पाइन है, जिंग हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर हैं अलग अलग राज्यों में, क्योंकि भारत बहुत विशाल देश है, तो उनको हमको रिवाइव करना पड़ेगा। इसमें आप देखें, अगर पूरे देश के अगर 6.5 लाख गांव का लगभग डाटा देखें तो 35 से 40 लाख तालाबों का हमको रिकॉर्ड मिलता है। तो अगर इन तालाबों को पुनर्जीवित कर लिया जाए, कहीं तालाब हैं, कहीं जोड़ हैं, कहीं अलग स्ट्रक्चर हैं, तो हमारे देश का बहुत बड़ा संकट पानी का समाप्त हो सकता है, बशर्ते उनको ईमानदारी के साथ पुनर्जीवित करें और जो बरसात का पानी आता है उनको रिचार्ज करें उसमें। तो उससे हमारी नदियाँ भी पुनर्जीवित होंगी धीरे धीरे, वो एक दिन में नहीं होने वाला है, और वो तालाब तो पुनर्जीवित होंगे, भूजल भी स्तर भी हमारा बढ़ेगा। उसका एक फ़ायदा और होगा, क्योंकि हमारा भूजल जहाँ कम हो रहा है वहाँ वो पोल्यूटेड हो रहा है। तो जब साफ पानी जमीन के अंदर जाएगा, एक तो जल स्तर बढ़ेगा, दूसरा जो डाइल्यूशन होगा पोल्यूशन का, वो भी एक बहुत बड़ा सहयोग हमको मिलेगा। लेकिन जितनी बातें आप बता रहे हैं ये तो हम सुनते आ रहे हैं, वर्षों से सुनते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट असल में होना चाहिए, जिन बातों को एग्जीक्यूट करना चाहिए, वो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मुझे वो 3 बड़ी दिक्कतें बताइए सर, जो ग्राउंड पे आप फेस करते हैं असल में, जब इस तरह की कोशिश को, इस तरह के बेड़े को लेके आगे आप चलते हैं। देखिए, नदियों के साथ में 3 बड़ी समस्याएं इस समय हैं। उनमें पोल्यूशन, अतिक्रमण और पानी की कमी। अच्छा, तो ग्राउंड पे सिचुएशन ऐसी है कि आप देखें, नदी के अंदर तक खेत बना लेते हैं, घर बना लेते हैं, फिर उनको हटाना एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। हमने ऐसे सफल प्रयास किए हैं नीम नदी को लेकर के, काली ईस्ट को लेकर के, जहाँ किसानों ने 100 से 200 बीघे जमीन अपनी छोड़ी है कि नहीं हमको यहाँ नदी चाहिए, तो वहाँ हमने झीलों के निर्माण किए हैं। तो ऐसा नहीं है नहीं हो रहा है, बशर्ते उसको एक सामूहिक रूप से करने की जरूरत है। समाज जब तक खड़ा नहीं होगा अपनी नदी के लिए, हमने एक प्रोग्राम चलाया है, मेरी नदी मेरी पहल। अच्छा,
कोई बाहर से आके कर जाए, कोई सरकार कर जाए, कोई इंडिविजुअल कर जाए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक नदी किनारे का समाज खुद ना खड़ा हो, तो हम उस समाज को खड़ा कर रहे हैं उसकी नदी के लिए। इसीलिए हमने छोटी छोटी नदियों की काउंसिल डेवलप की है कि जैसे नीम नदी है तो नीम नदी काउंसिल, कि वो काउंसिल खुद अपनी नदी की चिंता करे, कैसे तालाब बनाना है, कैसे रसायन मुक्त कृषि करनी है, कैसे बंधे बनाने हैं, कैसे वृक्षारोपण करना है। तो पानी को एक रूप में ना देख करके सारे काम करने से पानी का रिचार्ज बढ़ेगा। तो कोशिशें भले ही शुरुआत में छोटी छोटी हो, लेकिन उसका परिणाम बड़ा निकलेगा, ये तय है। हमारे साथ डॉक्टर पारितोष भी हैं। डॉक्टर पारितोष, असल में जो हम चर्चा कर रहे हैं वो बहुत मतलब कॉमन सी है। मुझे आज अच्छे से याद है, जब मैं पढ़ रहा था, आप भी पढ़ रहे होंगे, तब से हमें कहा जाता भाई वाटर क्राइसिस है, पानी बचाओ, एक एक बूंद बड़ा कीमती है। सर, इतने साल तो हमारे जीवन के बीत गए, वो क्राइसिस अभी भी बना हुआ है। वो समझ असल में डेवलप क्यों नहीं हो पा रही है सर? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। पहले तो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं जल ही जीवन है। अब जल का ही जीवन संकट में आ गया है। तो शुरुआत हम सबसे पहले जो आपने बेंगलोर क्राइसिस से करते हैं। बेंगलोर आजकल काफ़ी चर्चा में है। बेंगलोर में क्राइसिस क्यों आई, क्यों बेंगलोर में वाटर की क्राइसिस आई? इसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो बेंगलोर की जो पॉपुलेशन है, आईटी हब बनने के कारण बहुत ज़्यादा वहाँ की पॉपुलेशन में ग्रोथ आई, बहुत ज़्यादा वहाँ की पॉपुलेशन, बहुत लोगों ने वहाँ माइग्रेट किया, तो पॉपुलेशन वहाँ बहुत ज़्यादा हो गई। तो पॉपुलेशन वाइज इस समय बेंगलोर की पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ 40 लाख है। ठीक है। तो 1 करोड़ 40 लाख लोगों के लिए लगभग आप ये मानिए 250 से 280 करोड़ लीटर पानी चाहिए। और वहाँ पानी का जो बेसिकली सोर्स है, 2 सोर्स है। एक तो कावेरी रिवर से वहाँ वाटर सप्लाई किया जाता है, और दूसरा जो वाटर सप्लाई किया जाता है वो ग्राउंड वाटर से किया जाता है। अगर आप ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो बेंगलोर में 1971 के आसपास लगभग 250 या से भी ज़्यादा झीलें थी, पॉन्ड थे, और अब वो घट के 100 से भी कम हो गए हैं। तो पहली चीज़, पॉन्ड घटने के कारण वहाँ वाटर रिचार्ज की कमी आ गई है। दूसरी बात क्या है कि अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो जो साउथ के पार्ट हैं वहाँ वाटर रिचार्ज उतनी तेज़ी से नहीं हो पाता जितना तेज़ी से होना चाहिए। इट मीन्स वाटर का रिप्लेनिशमेंट बहुत टाइम टेकिंग है। आप वाटर को निकाल तो ले रहे हैं लेकिन वाटर को रिचार्ज नहीं कर रहे हैं। तो 2 मेन क्राइसिस हुए हैं। एक तो वहाँ झीलें ख़त्म हो गई हैं, दूसरा ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, और तीसरा जो वहाँ की कावेरी रिवर है जिसमें वाटर सप्लाई हैदराबाद को मुख्ता किया जाता है, उसमें भी जो रन ऑफ है वो भी कम हो गया है। तो इन 2 मुख्य कारणों से बेंगलोर में वाटर की लेकिन कमी। डॉक्टर पारितोष, बेंगलुरु जैसा शहर जो बढ़ते हुए विकास की दौड़ में सबसे आगे दिखाई देता है, जहां इतने उद्योग हैं, इतने रोजगार हैं, वो शहर वाटर मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा। ये फेलियर कहाँ पे है फिर? इसको एक इंटीग्रेटेड वे में समझना होगा। इट इज़ नॉट ओनली अ प्रॉब्लम ऑफ बेंगलोर, बेंगलोर के प्रॉब्लम नहीं, इसको आप वृहद रूप में देखें। अभी चर्चा वही की ना सर आपने। हाँ, तो बेंगलोर में जो मुख्यतः जो प्रॉब्लम आई है कि वहाँ का वाटर लेवल कम हो गया है और वहाँ की पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ये एक मुख्य कारण रहा। दूसरा जो कारण मुझे समझ में आता है कि वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, जो रियल एस्टेट का डेवलपमेंट हुआ है, उसमें इस बात का ख्याल नहीं रखा कि सस्टेनेबल वाटर कैसे पहुंचाएंगे, कैसे वाटर की सप्लाई प्रॉपरली हो गई। तो इसी कारण वहाँ टैंकर सप्लाई सिस्टम आ गया जो बहुत सस्टेनेबल नहीं है। जो रिच क्लास है वो पानी इज ए नॉट ए रिच क्लास रिसोर्स, पानी इज द कंट्री रिसोर्स, पानी देश का रिसोर्स है, अमीर आदमी का रिसोर्स नहीं है। वहाँ टैंक कल्चर आने के कारण क्या हुआ है कि जो अमीर लोग हैं वो तो पानी अपना वो एनी हाउ मैनेज कर ले रहे हैं, बट जो पुअर लोग हैं उनको पानी की संकट आ गई। लेकिन रिसोर्स तो रिसोर्स ही है, अब पानी की संकट अब यूनिवर्सली बेंगलोर में फैल गया। और दूसरा कारण जो समझ में आता है, जो न्यू वाटर डिमांड डेवलप हो रही है। न्यू वाटर डिमांड मतलब जैसे वहाँ आईटी हब बना है तो डाटा सेंटर्स हैं। बेंगलोर में इस वक्त 9 या 10 डाटा सेंटर हैं। ठीक है। उनके कूलिंग सिस्टम के लिए आपको वाटर की जरूरत पड़ती है। तो न्यू वाटर डेवलपमेंट होने का वाटर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है एज पर एज द कैलकुलेशन। तो बदलती हुई तस्वीर के हिसाब से रंग भरे जाने की भी जरूरत है, जो लगता है फिलहाल नहीं भरे जा रहे। तो आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, बात पानी की हो रही है, और जैसा कि डॉक्टर पारितोष भी कह रहे थे, लग्जरी की चीज नहीं है पानी, ये आम जरूरत की है और इस पे समान अधिकार है। लेकिन अधिकार की बात के साथ हमारा कर्तव्य क्या है? क्या हम वाकई ईमानदारी से पानी की बिखरती हुई एक एक बूंद को बचा रहे? ब्रेक के उस पार।
रहिएगा हमारे साथ। खेती की बाधाओं को पाटता एक कार्यक्रम, तकनीकी को नए आयाम तक ले जाता एक कार्यक्रम, नई शोध नई खोजों से रूबरू कराता एक कार्यक्रम। हम बताएंगे कैसे मिलेगा हर समस्या का समाधान, कैसे होगी खेती किसानी आसान। जानने के लिए देखिए कार्यक्रम नए भारत का बढ़ता किसान हर शनिवार शाम 4:30 बजे, पुनः प्रसारण हर रविवार शाम 4:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच के साथ, और आज उस साथ को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो पानी के साथ हमारा है, जो जल के साथ रिश्ता है वो इतना कमजोर होता जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट जो है वो बताती है कि भाई समय आ गया, अलर्ट हो जाओ, नहीं तो फिर आने वाले साल बहुत मुश्किल भरे होंगे। वो मुश्किल हमारे और आपके जीवन में ना आए, भारत में कम से कम ना आए, ये एक बड़ा प्रयास करने की हम कोशिश करें। मेरे साथ अति विशिष्ट मेहमानों का विशिष्ट पैनल है और जो समझा रहा है और जो बता रहा है कि आखिर स्थिति कैसी है। हमारे साथ अवतार सिंह जी भी हैं और एक ऐसे किसान हैं जो खुद काम कर रहे हैं पानी को बचाने के लिए और लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं। अवतार जी, बहुत सारी बातें तो आपसे हुई, लेकिन मुझे जरा ये भी समझाइए कि एक आम किसान जो कहा जाता है कि सिंचाई में बहुत ज्यादा पानी जाया कर देता है, वो सिंचाई में लगने वाले पानी को कैसे वो बचा ले और सिंचाई भी हो जाए, उत्पादन भी हो जाए, फसल भी खड़ी हो जाए और ये पानी भी बच जाए। कुछ हो सकता है क्या सर? मैं बात कर रहा था पानी से बचो, रासायनिक उर्वरकों से अपने आप बच जाओगे। तो मेरा तीसरा पॉइंट था वो रह गया था, वो अब मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे जो हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा मोहल्ला, उसकी जो गली नाली है वो हमको बहुत बड़ी सीख देती है। उससे हम क्या सीखते हैं, एक गली के साथ, गली में एक नाली के साथ एक दीवार, ऊपर को जो सीलन कहते हैं उसको, वो चढ़ती है ना ऊपर को, तो उसके ऊपर जो चिट्टे रंग का जो पदार्थ आता है वो क्या है असल में वो है जो सॉल्यूट्स हैं, जो घुलनशील पदार्थ, वो पानी में घुल जाते हैं और नीचे पानी है नाली में ऊपर को गया, तो वहाँ पर वो पानी उड़ गया तो वहाँ पर भरे गए। तो पानी क्या काम करता है, एक ट्रांसपोर्टर का, एक व्हीकल का। जब हम पानी के स्वभाव के मुताबिक नीचे रखेंगे और जो हमारी जो फसलें हैं उसका बसेरा ऊपर करेंगे, तो क्या होगा, जैसे नाली में जो सीलन चढ़ती है, वैसे जो पानी है वो हमारी फसलों को अपने आप खाद देगा, जो केमिकल वर्क वगैरह जो देते हैं ना उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। तो जो फ्लड इरिगेशन करते हैं उसके 3 बड़े नुकसान हैं। पहला नुकसान क्या है कि जहाँ पर हमने पानी भर दिया वहाँ पर जो हवा है बाहर निकल जाएगी, या हवा बाहर निकल गई, एयर सप्लाई टू द रूट जोन इंटरप्ट होगी, तो क्या होगा, जो हमने पहले बताया उसका सांस रुकेगा, फिर हमको यूरिया वगैरह देना पड़ेगा। तो उसके बाद दूसरा जो नुकसान होता है वो क्या होता है, जहाँ पर पानी ज़्यादा भर गया उसको कहते हैं फ्लड इरिगेट करते हैं ना, जो जहाँ पर फ्लड आता है, बाढ़ आता है, वहाँ पर क्या होता है, जीवन नष्ट हो जाता है। और जल जीवों को छोड़कर जो हमारी धरती माता है ना, उसमें ये सारा जो सिस्टम डेवलप कर रखा है भगवान ने, उसमें डिकम्पोजर्स होते हैं, सूक्ष्म प्राणी, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको सॉल्युबल मैटर में कन्वर्ट करते हैं, घुलनशील पदार्थ में। तो वो क्या होता है, वो जो हमारी फसलें हैं उसका खुराक बनता है। तो क्या होगा, जब वो डूब गए तो क्या बेचारे उसका वो खत्म हो गए। जब खत्म हो गए तो भोजन कौन तैयार करेगा, क्योंकि जो जितना भी भोजन है ना जी, ये जितनी बातें मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत आसान सी भाषा में मेरे किसान भाइयों को समझाइए
कि एक आम किसान को पानी को संचय कैसे करना है। छोटा सा सवाल है सर, इसका सीधा जवाब मुझे बताइए मेरे किसान भाइयों को कि वो कैसे पानी को बचा रहे और उसकी जो लागत है वो भी आ जाए, खेती भी हो जाए, फसल भी हो जाए, वो उपाय बताइए सर आसान भाषा में। पानी जो है ना वो वनस्पति के लिए जहर है, जो मॉइस्चर है वो अमृत है। अच्छा। हमने अपनी फसल को जो अमृत है, जो मॉइस्चर है वो मुहैया कराना है। तो क्या करना पड़ेगा, वो नीचे उसको खाली में रखना पड़ेगा, जो फरो इरीगेशन करनी पड़ेगी, फ्लड इरीगेशन नहीं। अच्छा। तो पानी बहुत समय के बाद लगाना होता है, क्योंकि जो वनस्पति जगत है उसको क्रिएटर ने या भगवान ने इसलिए खड़ा किया कि उसको पानी की जरूरत नहीं है। तो जब आप ये वाला जो फरो इरीगेशन करेंगे तो उसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही हैरानीजनक आते हैं। तो थोड़े थोड़े एरिया में ये किसान भाई करें तो उनको जो स्पष्ट नतीजे उनके सामने आ जाएंगे। पानी बहुत ज़्यादा बचाव होता है। इवन हमने एक डाटा कलेक्ट किया है 100 फार्मर का, उसमें जो 100 के 100 फार्मर है, 100 के 100 किसान हैं, उन्होंने जो पानी की बचत की उन्होंने बोला है कि पानी की हमारी सब की बचत हुई है। जो 94 पर वो बोल रहे थे कि हमारा जो पानी है वो 40 से 60% बचाव हो गया। तो यदि हम ऐसे बचाव करने में कृषि में जो पानी का बचाव कर लेंगे तो मेरा ख्याल सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे प्रयास हैं इनको जरूर इंप्लीमेंट करिए, जैसे कि अवतार सिंह बता रहे हैं। और हमारे साथ ज्योति जी भी हैं। ज्योति जी, पानी को लेकर सब चिंतित हैं, सबको बड़ी चिंता है, लेकिन ये चिंता कैसे दूर होगी ये समझ में किसी को नहीं आता। कई कहानियां हैं, निबंध हम लिख देते हैं, डिबेट करते रहते हैं, चर्चाएं भी होती हैं, लेकिन जो उसका रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आता। असल में वो चूक कहाँ रह जाती है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये है कि पानी की समस्या का समाधान निकालना किसी और की जिम्मेवारी है, हमारी नहीं है। आई थिंक मूल रूप में जो प्रॉब्लम है वो वही है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि चाहे आप शहर में रहते हो, चाहे आप गांव में रहते हो, आईटी में काम करते हो या खेत में काम करते हो, पानी बचाना आप सबके लिए संभव है अपने अपने लेवल पर। अभी जैसे अवतार सिंह जी बात कर रहे थे, तो हम देश के अलग अलग हिस्सों में हम खेतों में हम किसानों के साथ काम करते हैं, और मैंने ये देखा है कि अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रणालियों को अडॉप्ट करके किसान पानी बचा रहे हैं, प्रोवाइडेड उनको ये एहसास हो कि वो प्रणाली अडॉप्ट करने से उनका फ़ायदा होगा। तो मुझे लगता है मुझ जैसे लोग जो एनजीओ सेक्टर में हैं या सरकार के जो एक्सटेंशन वर्कर्स हैं, उनका एक कार्य तो ये होना चाहिए कि पानी को बचाना एक जिम्मेवारी के तौर पर लोगों पर ना थोपा जाए। इंस्टेड लोगों को ये समझाया जाए, जैसे अवतार सिंह जी अभी बोल रहे थे, कि पानी को बचाने में उन्हीं का अपना फ़ायदा है। तो अब जैसे कि अगेन क्योंकि अवतार सिंह जी यहाँ पर हैं, तो मैं इन्हीं के सिस्टम के बारे में थोड़ा और बता सकती हूँ कि इनका हमने अलग अलग जगह पर ये सिस्टम ट्राई करके देखा, और हमने क्या पाया कि आप कोई भी आप गेहूँ उगाते हैं तो गेहूँ, चावल उगाते हैं तो चावल, गन्ना उगाते हैं तो गन्ना, मेज़ तो मेज़, आप जो भी उगाते हैं, और कम से कम 30 से 40% पानी आप केवल इस तरीके से बचा सकते हैं कि आपने पानी जो है, जैसे कह रहे थे, आपने फ्लड इरिगेशन की बजाय आपने फरो इरिगेशन की। फिर जैसे चावल है, अब चावल उगाना किसान की ज़रूरत है क्योंकि उससे उसको इनकम ठीक मिलती है। अब पर उसमें भी जो एक टेक्निक है एनारोबिक सोइंग ऑफ राइस, अगेन इनकी जो टेक्निक है, सरकार की भी है डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस, तो उसमें क्या है कि उसमें आप सॉइल को कॉम्पैक्ट करके करते हैं, 90% तक पानी बच सकता है। और मैं एक आंकड़ा देती हूँ जिससे हर आदमी सोचता है कि मेरे छोटा से काम करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, पर मैं एक आंकड़ा बताती हूँ आपको जो हमने पंजाब के लिए कैलकुलेट किया था कि पंजाब में जितने लोग अभी झोने की मतलब राइस की खेती कर रहे हैं, अगर वो सबके सब ये जो ASR मेथड है, एनारोबिक सोइंग ऑफ राइस, फ्लड इरिगेशन को साइड पे करके दूसरे तरीके से अगर उगाते हैं चावल, तो उसमें जो पानी बचता है वो है करीब 180 लाख करोड़। मुझे पता नहीं चला कि इस नंबर को क्या कहते हैं, इसलिए 180 लाख करोड़। और उसका मतलब ये है कि अगर मैं उसको कैलकुलेट करूं तो पंजाब के हर नागरिक की जो सालाना पानी की ज़रूरत है वो चावल की खेती में जो पानी बचता है उसी से पूरी हो जाती है। आप ये इस बात की जो इम्पैक्ट है उस चीज़ को आप समझिए कि केवल एक स्टेट में अगर हम एक नए प्रणाली से
अगर चावल उगाते हैं ASR मेथड से, तो उससे कितना पानी बचता है। उसी तरह से अगर हम फरो इरिगेशन का मेथड यूज़ करते हैं, 40% पानी अगर हर फार्मर बचा लेता है, तो आप ये सोचिए कि भारत देश में करीब 80 से 85% पानी एग्रीकल्चर में लगता है और बाकी का पानी दूसरी ज़रूरतों के लिए यूज़ होता है। तो अगर 40% आपने बचा लिया, इसका मतलब जितना पानी की बाकी सेक्टर्स को ज़रूरत है उससे 2.25 गुना पानी आपने पानी एग्रीकल्चर में बचा लिया। तो कहने का मतलब यह है कि पानी बचाने का स्कोप एग्रीकल्चर में तो है ही, पर आप हम जैसे घर जो हैं, हम अपने घरों में भी अगर देखें तो हमारी जो संस्था है वो एक 5 आवर्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन का फॉर्मूला बताती है। तो उसमें क्या है कि आप औसतन अपने घर में अगर आपके घर की खपत करीब 700 लीटर प्रति व्यक्ति या प्रति परिवार, आपका करीब 700 लीटर पर डे की आपकी अगर रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको बड़ी आसानी से बिना अपनी लाइफ में बहुत परेशानी लाए आप उसको 500 लीटर तक ला सकते हैं। मतलब करीब करीब 1/3 आप बचा सकते हैं। तो बचाने का स्कोप हम सबके पास है, पर यह है कि कोशिश करना और कन्विंस होना वो जरूरी है। ठीक है, तो कई कैलकुलेशंस हैं जिनको सॉल्व करके आप इस पानी को हासिल कर सकते हैं, लेकिन इस पानी को बचाने का और क्या तरीका हो सकता है और कैसे जो स्मॉल रिवर हैं वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है पानी के संचय में, पानी के संरक्षण में। रमनकांत जी हमारे साथ लगातार मौजूद है। रमनकांत जी, नदियों के संरक्षण को उनके मूल स्वरूप में लाने को, क्योंकि हम तो अब देखने लगे हैं कई जो नदियां हैं, कई पीढ़ियों को जो हमारी आने वाली हैं या अभी भी जो है उनको यही नहीं पता होगा ये नदियां हैं, वो तो नाला समझ के बैठे हैं। कई ऐसी नदियां जिनको हम नाले के तौर पे देख रहे हैं वो इतनी सिकुड़ गई हैं, इतनी विशैली हो गई हैं। सर, ये बड़ा टास्क है, लेकिन इस बड़े टास्क के लिए जिस लेवल पे एफर्ट्स होने चाहिए, क्या हम वो एफर्ट्स कर पाने की स्थिति में हैं? क्या हम अलार्म कर पा रहे हैं खुद को, अपनों को, कि इसे समझ जाइए नहीं तो फिर दिक्कत बड़ी है? देखिए, अगर पिछले 2 दशक की बात करें तो पहले जैसी स्थिति अब नहीं है। अब समाज भी समझने लगा है, क्योंकि जैसे जैसे संकट बढ़ रहा है तो लोग चेत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी उस स्तर की जागरूकता नहीं है जिस स्तर से संकट बढ़ रहा है। जैसे आप छोटी नदियों की अगर बात करें तो अगर देश की सभी छोटी नदियों को हम पुनर्जीवित कर लें, यानी कि उनको अतिक्रमण मुक्त कर दें, तो हम बहुत पानी रिचार्ज कर सकते हैं। क्योंकि बरसात में इतना पानी आता है, उसको हम नदियों के माध्यम से भी रिचार्ज कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा संकट खत्म हो सकता है। जैसे आप बात करें नालों की, अब जैसे दिल्ली में साहिबी नदी है, उसको आप नजफगढ़ नाले के नाम से जानते हैं सब लोग, लेकिन वो राजस्थान से आने वाली साहिबी नदी है। तो इस प्रकार की हर शहर में नदियां हैं। हम ब्रिटिश गजेटर के आधार पे अगर देखते हैं तो हर शहर में छोटी छोटी नदियों को खोज रहे हैं उसके आधार पे, और हमको मिल रही हैं। जैसे बागपत की मैं बात करूं, एक लूम और बाणगंगा नदियां हमने खोजी, बुलंदशहर में करवन नदी हमने खोजी। तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन उसको फिर रिवाइव भी करने में लगा है। और इस दौरान मैं देख रहा हूँ हर जिले में अपनी छोटी नदियों को लेकर के प्रशासन अलर्ट है, वो समाज के साथ मिलकर के उनको पुनर्जीवित कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट भी आ रहा है। क्योंकि जहाँ जहाँ ये छोटी नदियाँ पुनर्जीवित हो रही हैं वहाँ का वाटर टेबल लगातार इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐसे प्रयास हमको और बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी थोड़े कम प्रयास हैं, लोग भी उस तरफ बढ़ रहे हैं। सर, प्रयास बढ़ाए जाने चाहिए, लेकिन प्रयास क्या हो सर, वो करें क्या, मुझे वो बताइए। हाँ, प्रयास उसमें ऐसे होने चाहिए, जैसे नदी है तो नदी का अतिक्रमण मुक्त होना बहुत जरूरी है। मान लिया उस पर चाहे तो घर बन गया है या वहाँ खेत वहाँ तक पहुँच गया है, तो नदी को उसके स्वरूप में हमको लाना चाहिए। दूसरी चीज, जो नदी के आसपास का क्षेत्र है, नदी का बेसिन है, वहाँ के तालाबों को हमको पुनर्जीवित करना पड़ेगा। और जो तीसरी चीज है, जो रसायन मुक्त कृषि है, क्योंकि अभी बात कर रहे थे कि कृषि में बहुत ज़्यादा पानी हम खर्च कर रहे हैं, लगभग 80% जो हमारा पानी है वो कृषि में जा रहा है। तो उसको अगर हम रसायन मुक्त करेंगे तो बहुत ज़्यादा पानी हमारा सेव होगा, क्योंकि उसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। उसके मेथड भी हमको बनाने पड़ेंगे। चौथी चीज़ है, अगर हम चेक डैम बनाएं, अगर कोई साफ नदी बह रही है, उसमें पोल्यूशन नहीं है, तो छोटे छोटे अगर चेक डैम उसके अंदर बनाएंगे तो उससे भी पानी हम रिचार्ज कर पाएंगे। ऐसा हम कर रहे हैं। और एक है जन जागरूकता। देखिए, पानी को बचाने के लिए नदियों के साथ 2 स्तर पे काम करना पड़ेगा। एक तो उसका संरक्षण, दूसरा उसको रोकना भी, कि कैसे हम उपभोक्तावाद में कमी लाएं। मान लिया हम एक पेन यूज़ कर रहे हैं, तो उस पेन को बनाने में कितना पानी खर्च हुआ, तो ऐसा तो नहीं हम महीने में 4 पेन यूज़ कर रहे हैं तो एक से भी काम चल सकता है। तो इस तरफ भी हमको सोचना पड़ेगा। जैसे चावल की बात आ रही, बहुत से देश चावल नहीं उगाते,
चावल क्यों नहीं उगाते? क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी खर्च होता है। वो एक तरीके से जब भारत से चावल लेते हैं तो एक तरीके से वो भारत का पानी ले रहे तो हैं। फिर अल्टरनेट विकल्प भी कुछ देना होगा ना। अल्टरनेट अगर आप बोले कि चावल ना उगाएं तो फिर बताइए क्या उगाएं। देखिए, दालें, हम बहुत सारी दालें बाहर से लेते हैं, तो दालें उगा सकते हैं। जो कम पानी चाहने वाली फसलें वो उगा सकते हैं, खेतों में मल्चिंग कर सकते हैं। इसी तरह के प्रयास हम 10 तरह के प्रयास नदियों के साथ हम कर रहे हैं, जिससे कि नदी, क्योंकि एक पूरी संस्कृति है जी, नदी के साथ जो सभ्यताएं हमारी बसी पली बड़ी विकसित हुई, अगर वो नदियों के किनारे से पोल्यूशन के कारण उजड़ रही हैं तो ये एक दुविधा है। क्योंकि हमारा एक इंडस वैली सिस्टम जो है उसने पूरी दुनिया को एक राह दिखाई है, लेकिन जब नदी अपने उसमें आती है रौद्र रूप में तो उसको मिटाती भी। आपने देखा होगा यमुना किस तरह इस बार लाल किले के पास तक पहुंच गई, तो लाल किले के पास तक कभी बहती थी। तो हमको नदियों के जो कोर्स हैं, नदियों के जो रास्ते हैं, उनको हमको क्लियर करना पड़ेगा, उनको पोल्यूशन से भी मुक्त करना पड़ेगा। तो उससे हम बहुत ज़्यादा पानी भूजल में पहुंचा सकते हैं और उन नदियों को भी पुनर्जीवित कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर पारितोष भी हमारे साथ है। डॉक्टर पारितोष, 22 तारीख को विश्व जल दिवस हमने मना लिया, इतिश्री कर दी, झंडे गाड़ दिए, बैनर लेके खड़े हो गए, सड़कों पे बता दिए जल कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिजल्ट तो जीरो है सर। देखिए, पानी जो सेव करने का जो एक तरीका क्या हो सकता है, दैट इज़ द डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग पैटर्न। जो हम अपने क्रॉपिंग पैटर्न को हम डाइवर्सिफाई करें। मैंने एक एनालिसिस किया है कि इंडिया में 2-3 क्रॉप ऐसी हैं, जैसे गन्ना, शुगर केन हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया। ये 3 क्रॉप जो है किसान बहुतायत में बोते हैं और इन तीनों क्रॉप में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। जैसे शेयर मार्केट में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, तो हम कुछ क्रॉप ऐसे चुने, जैसे मैलेट हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार बाजरा हो गया, जो मोटे अनाज हो गए, उसको अगर हम अपने उसमें लाते हैं, उसको बोते हैं, तो उसमें 2 फायदे होंगे। एक तो हमारा जो मिड डे मील का जो प्रोग्राम चलता है, उसमें हम जो न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी है, जो मल न्यूट्रिशन है, बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, वो हम सप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, ये क्रॉप उतनी वाटर रिक्वायरमेंट नहीं मांगती है जितना चावल, गेहूँ या गन्ना मांगती है, तो हम कम वाटर रिक्वायरमेंट में ये सब डाइवर्सिफाई क्रॉपिंग कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपको और एग्जांपल देना चाहूँगा वर्ल्ड वाइड। चाइना जो है लगभग 25 से 30% वाटर में अपनी क्रॉपिंग पैटर्न को अडॉप्ट कर लेता है। तो इस तरह हम इरिगेशन जो करें वो ड्रिप इरिगेशन से करें। जैसे ड्रिप इरिगेशन क्या होती है, जो पौधे के जड़ होते हैं वहाँ ड्रिप के फॉर्म में वाटर जाता है और ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेविंग वाटर करता है। इजराइल ड्रिप इरिगेशन में बहुत अग्रणी कंट्री है। तो एक अप्रोच क्रॉपिंग पैटर्न हो गई। दूसरी अप्रोच हो गई हमारी ड्रिप इरिगेशन। तीसरे अप्रोच क्या हो सकती है कि हम जो कैनाल में वाटर आता है, उसको हम रूट लेवल पर या पंचायत स्तर पर कैसे यूज़ हुए वो वहाँ की पंचायतें डिसाइड करें, उसी हिसाब से हम अपने क्रॉपिंग पैटर्न को अडॉप्ट करें, तो वाटर को हम सेव कर सकते हैं। इस मामले में मैं एक और बात कहना चाहूँगा। एक मिहिर शाह कमेटी बनी थी 2019 में, उसने कई रिकमेंडेशन दिए। अगर हम उस रिकमेंडेशन को माने तो जो हमारे देश में जो वाटर का मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा हो सकता है और वाटर की कमी हम हटा सकते हैं। तो कई तरह के प्रयास हैं जिनको किए जाने की जरूरत है, लेकिन ये सोचे जाने की भी जरूरत है कि आखिर ये संकट इतना गहराता क्यों जा रहा है। तमाम प्रोग्राम्स के बावजूद, जागरूकता के बावजूद, अध्ययन के बावजूद, कमेटियों के बावजूद हम वहीं खड़े हैं जहां पे कुछ साल पहले खड़े थे कि पानी का संकट बढ़ा है। आज का शो जरूर देखना है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक, खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
तो आप देख रहे हैं सच के साथ, और सच के साथ में आज उस सच को बहुत नजदीक से समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे अगर हमने बहुत जल्द नहीं समझा तो इस सच हमारे लिए काफी कष्टदायी हो सकता है। बात हो रही है पानी की क्राइसिस की, जल के संकट की। इस संकट से कैसे उबरा जाए, यही आज समझने की कोशिश। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ अवतार सिंह भी हैं, किसान हैं और प्रगतिशील किसान हैं, और बता रहे हैं कि किस तरीके उपाय करके आप अपनी खेती को और शानदार बना सकते हैं। लागत भी ज्यादा होगी और पानी भी बचेगा। लेकिन अवतार जी, एक आम किसान को वो दो बड़ी बातें टिप्स के तौर पे आप क्या देना चाहेंगे? क्योंकि कई बार हम कहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं कि सूक्ष्म सिंचाई करिए, तालाब बनाइए, ये सारे प्रयास तो जानते ही हैं, लेकिन इन परंपरागत तरीकों के अलावा क्या नए सिरे से, नए तरीके से सोचे जाने की जरूरत है? बिल्कुल। जो जैसे धान की खेती की बात हो रही थी, तो धान की जो इस पर पारंपरिक जो चल रही है, खेती चल रही है, जो मॉडल है, उसमें क्या है, रुपाई करते हैं हम। पहले पौध लगाते हैं, उसके बाद फिर पानी खड़ा करते हैं, जिसको पटलें कहते हैं, तो फिर उसके बाद लगाया जाता है। जो पानी खड़ा करना एक गैर कुदरती बरता रहा है, ये नेचुरल अगेंस्ट नेचर है। क्योंकि जो जब पानी ऊपर से गिरता है बारिश का, तो एकदम उसमें नीचे गिर जाता है, और कहने का मतलब है कि वो अपने मूल में समुद्र में जाता है, कुछ वो क्या है, जब पानी हम खड़ा करते हैं उससे बहुत सी प्रॉब्लम खड़ी होती हैं। जैसे हमारा जो इकोसिस्टम है वो भी खराब होता है। करना क्या चाहिए हमको? धान की खेती का कुदरतीकरण, नेचुरलाइजेशन ऑफ पैडी कल्टीवेशन। उसमें क्या है, जैसे नेचर है ना, बीज से ही उगाती है कोई भी पौधा जो उगाती है, इसलिए इसको बीज से ही उगाना पड़ेगा। उसको बढ़िया ढंग से पैदा करने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि उसकी क्रिटिकल स्टेज पर रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि जो धान है वो भी वनस्पति है, उसको इतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है जितना पानी हम दे रहे हैं, उसको सिर्फ नमी की ज़रूरत है। करना क्या है कि पहले हम उसको जो क्रिटिकल स्टेज पर रिक्वायरमेंट वो उसकी पूर्ति करें। उसको बाई कंप्रेशन किया जाता है, वो दबाव के साथ, बहुत जुताई की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो पहले प्री इरीगेट किया जाता है खेत को, उसके बाद फिर उसमें जो पटेला लगाया जाता है, तो उसके बाद फिर हम सीड से उसका सोइंग कर देते हैं, जो उसके ऊपर फिर पटेला लगाया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, जो एनारोबिक कंडीशन डेवलप की जाती है, जो कि क्रिटिकल स्टेज पर रिक्वायरमेंट है किसी भी की रीजन का, फ्लोरा एंड फाना, वनस्पति और जीव जंतु कैसे हो, ये नेचर को सारा हक है उसका। तो जब हम उसके जो सिरजे हुए निज़ाम में दखल देते हैं, तो हमको बहुत सी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती हैं। जैसे हमारे नॉर्थ रीजन में धान की बुआई करते हैं, पैदावार करते हैं, तो करना क्या पड़ेगा, यदि इससे छुटकारा दिलाना है अपने देश को, अपने रीजन को, तो नेचुरलाइजेशन ऑफ पैडी कल्टीवेशन, धान की बुआई उसी ढंग से करनी पड़ेगी जैसे बीज से, और पानी कम से कम। क्योंकि जो धान है वो भी वनस्पति है, उसको भी पानी की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम पानी लगेगा। और जड़ी है जो है वो हमेशा ही बेटर आती है, जो हम फडलिंग करके और पौध लगाकर रोपाई करके उसकी करते हैं। तो लेकिन अवतार जी, जब आपने शुरुआत की इस तरीके से पानी को बचाने की, तब से लेके अब तक में आप खुद के जीवन में कितना फर्क देख पा रहे हैं? कितना पानी आप बचा ले रहे हैं पहले की तुलना में, अगर हमें कंपैरिजन करने की कोशिश करें? यदि आपने जो इम्पैक्ट देखना है, तो हमारे जो रीजन है हमारा, जहाँ पर हम खेती कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं जी, तो वहाँ के जो आसपास के किसान हैं वो खुद बोल देंगे भी इनका ये पानी बहुत बचाते हैं। हमारी जो ट्यूबवेल है खड़े रहते हैं, और जो लोगों के वो हमें कभी बंद नहीं होते हैं। ऐसा है, पानी हमारा जो बरसात में कभी भी हमारा जो ट्यूबवेल वगैरह नहीं चलता है, तो पानी बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं। सिर्फ क्या है, उसको समझना पड़ेगा कि जो रिक्वायरमेंट क्या है वनस्पति जगत की, उससे बहुत ज़्यादा पानी। तो सर, आप तो खुद लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन औरों को ये फायदा मिल पाए, कुछ कोशिशें ऐसी भी कर रहे हैं आप आसपास के किसानों को लेकर? बिल्कुल कर रहे हैं, हम कृषि सत्संग भी लगाते हैं। अच्छा, कृषि सत्संग? यस। अच्छा, जो कृषि सत्संग क्या है, वो जीवन को बचाने के लिए है। जो जीवन की होंद पर बहुत गंभीर संकट मंडरा रहा है इस वक्त। 3 तरह का संकट, फाइनेंशियल, न्यूट्रिशनल और एनवायरमेंटल। ये तीनों तरह के संकट को हल करने के लिए हमने ये शुरू किया है। और ये जब कृषि सत्संग, जो दूसरे सत्संग है, वो जीवन को सफला करने के लिए। जीवन सफला तब होगा जब जीवन बचेगा। तो जीवन बचाने के लिए कृषि सत्संग किया जाता है। उसमें जो भगवान है,
उसकी कारगर प्रबंधन, उसका कुशल प्रबंधन कैसे किया जाए खेती में, कृषि में, वो सारा सिखाया जाता है। ऋषि सत्संग में कैसे समझाते हैं, कुछ एग्जाम्पल मेरे दर्शकों को बताएंगे क्या कहते हैं असल में? तो जैसे हम कृषि सत्संग जब कहीं लगाते हैं, विद इन स्टेट भी लगाते हैं, आउट ऑफ स्टेट भी लगाते हैं, तो किसान भाई वहां पर जुड़े हुए होते हैं, उनसे पूछते हैं आप पानी कहाँ से लेते हो अपनी फसलों के लिए? अच्छा। वो बोलते हैं, ज्यादातर का जवाब होता है जमीन से। हम उनको बोलते हैं ये जमीन वाली बात आपकी बिल्कुल गलत है। वो फिर सोचते हैं ये कैसे हो गया? तो हम बोलते हैं ये जो अब टेक्नोलॉजी, हम जमीन से पानी निकाल रहे हैं, 100 साल पीछे जाइए, जब यदि उस वक्त कुएं थे और पीछे जाओ, जीवन तो लाखों सालों से चल रहा है। जो जीवन के लिए पानी आएगा वो हमेशा ही ऊपर से आएगा, चाहे वो ओस पड़ती है, चाहे वो बारिश होती है, चाहे वो नदियों दरियाओं का पानी है। तो जो जीवन के लिए पानी आता है हमेशा ऊपर से आता है। जो वनस्पति जगत है एक जगह स्थिर इसलिए है कि पानी को उसके पास जाना होता है। जो पशु जगत है उसको अपनी पूर्ति के लिए पानी के पास जाना होता है। यदि इसको बचाना, जो पशु जगत है उससे बचाना पड़ेगा पानी को, और जो वनस्पति जगत है उसको पानी से बचाना पड़ेगा, फिर बात बनेगी। ठीक है, तो ये जो कोशिश है वाकई बहुत सराहनीय है और अवतार जी से लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ ज्योति जी भी हैं। ज्योति जी, असल में जो बातें हम कर रहे हैं उसके हिसाब से चिंता तो सबको समझ में आ रही है, लेकिन चिंता दूर कैसे होगी, अपने अपने तरीके भी हैं। लेकिन अगर इसे हम वैश्विक स्तर पर समझने की कोशिश करें, क्योंकि पानी सिर्फ हमारे देश की समस्या नहीं है, ये तो वैश्विक चिंता है, तो उस चिंता के लिहाज से भारत की स्थिति को किस पायदान पे आप खड़े हुए पाती हैं? भारत कहाँ स्टैंड है उस चिंता में मैम? एक पहलू से देखूं तो ये है कि भारत की स्थिति गंभीर थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि हमारे पास विश्व का 4% पानी है और करीब 18% पॉपुलेशन है। तो उस लिहाज से देखें तो करीब 25% पानी तो वैसे ही हमारे पास केवल जितना हमें पानी चाहिए प्रति व्यक्ति, उसका करीब 1/4 पानी हमारे पास है। तो उस लिहाज से देखें तो हमारी स्थिति बाकियों से ज़्यादा गंभीर है। क्लाइमेट चेंज का भी अब हम सब उसकी बात बहुत हो रही है, और सच्चाई ये है कि भारत वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टेड कंट्रीज़ में से एक है, और उसका कारण ये है कि हमारी जो नॉर्थ की जितनी भी बेल्ट है उसका जो पानी का स्रोत है वो ग्लेशियल फीड है, और जब बारिश के जो पैटर्न्स हैं जब वो चेंज होते हैं तब या तो बरसात बहुत तेज़ पड़ती है और फटाफट बहकर नदी नालों से बहकर समुद्र में पहुंच जाती है, या फिर बरसात पड़ती ही नहीं है। तो उसका नेट रिज़ल्ट ये हो रहा है कि हमारा देश, जिसमें कि ग्राउंड वाटर का यूज़ सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर पानी को ज़मीन में रिसने का समय ही नहीं मिल रहा, और उतना पानी बरस ही नहीं रहा कि वो ज़मीन में रिस पाए। और जब बरसात होती है तो वो इतने ऐसे अटपटे तरीके से हो रही है अब कि जैसे अभी अवतार सिंह जी कह रहे थे कि वनस्पति जगत को जिस प्रकार से पानी की ज़रूरत है उस प्रकार से ना मिलकर उसको या बहुतायत में मिल रहा है या कमी में मिल रहा है। तो परेशानी तो गंभीर है, पर सच्चाई ये भी है, मैं इतने सालों से इस विषय पर काम कर रही हूँ, मुझे दिख रहा है कि अब गैर सरकारी संस्थाएं, आम जनता, सरकार, तीनों का एक समन्वय बन गया है, जहाँ पर हम सबके सब अपने अपने तौर पर कुछ ना कुछ करने के जिज्ञासु हो गए हैं। मुझे लगता है किसी भी चेंज की शुरुआत जिज्ञासा और एक फेल्ट परसेप्शन से है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो माइंडसेट में एक बदलाव आ गया है। और अभी हम देश के अलग अलग हिस्सों में, मैं RWAs के साथ भी काम करती हूँ, वेलफेयर एसोसिएशन के साथ भी काम करती हूँ, बच्चों के साथ भी करती हूँ, किसानों के साथ भी करती हूँ। हर जगह मुझे ये सुनने को तो मिलता है कि पानी की समस्या है और आप हमें बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। और जब हम किसी से बातचीत करते हैं, जैसे जब हम स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, RWAs में जाते हैं, तो हम उनको एक सिंपल फॉर्मूला दे देते हैं, 5 आवर्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन, कि आप रिड्यूस वाटर वेस्टेज। कोई नल टपक रहा है तो उसको बंद कर दीजिए, कोई अपने जो टॉयलेट का सिस्टर्न है उसके अंदर एक 2 लीटर की बोतल भर के रख दीजिए, ताकि जब आप फ्लश करें तो 2 लीटर कम पानी फ्लश हो। इस तरह की, अब या ब्रश करते हुए नल को बंद कर दीजिए। छोटी छोटी चीज़ें जो सबको मालूम है,
पर आपने उसको एक फॉर्मूला बना दिया, रिड्यूस वाटर वेस्टेज। सेकंड हम बोलते हैं, सेकंड आर रीयूज यूज्ड वाटर, कि आपने पानी का पुनः प्रयोग करना है। नाली में बहा देने से पहले सोचना है कि क्या इसका प्रयोग फिर से हो सकता है, तो आप उसके लिए किचन में बाल्टी रख दीजिए। जो आपने चावल पानी धोया उससे आपने पानी को बचा लिया, और सुबह जब आप पौधों में पानी देते हैं वही पानी आपने पौधों में डाल दिया। तो एक तरह से या आपने वॉशिंग मशीन चलाई तो उसका लास्ट रिंस का पानी अगर आप स्टोर कर सकते हैं कर लीजिए, पोछा उससे लगा लिया आपने। तो रीयूज यूज्ड वाटर। तीसरा आर हम बताते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि बारिश का पानी, हमने एक्चुअली एक स्टडी की थी, हमने देश के जो 6 बड़े महानगर हैं उनकी स्टडी की थी, और हमें ये दिखा कि इन सब महानगरों में जो उनका अपना पानी है, मतलब उन पर जो पानी बरसता है, उनकी जो करंट वाटर रिसाइकलिंग कैपेसिटी है, जो उनके एसटीपी प्लांट्स लगे हुए हैं वो, और उनका जो नदियों में अभी ऑलरेडी हिस्सा मिला हुआ है उनको, अगर हम उसको ले लेते हैं तो वो मोर देन इनफ है उनकी पॉपुलेशंस के लिए। सो कहने का मतलब ये है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हम सोचते हैं कि पानी बरसा कितना, पर अगर आप कैलकुलेट करें तो दिल्ली जैसे सूखे शहर में भी एक 100 स्क्वायर मीटर का घर जो है वो करीब 50,000 लीटर पानी आपको हार्वेस्ट आप अपने लिए स्टोर कर सकते हैं सिर्फ 100 स्क्वायर मीटर की रूफटॉप से। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपनाइए, तीसरा आर। चौथा आर ये है रिसाइकल वेस्ट वाटर। अगर आप एक बड़ी सोसाइटी हैं, हाउसिंग सोसाइटी है, वाटर रिसाइकलिंग कीजिए, इंडस्ट्री है। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रिस्पेक्ट वाटर। पानी की इज्जत करेंगे तो उसको बचाना कैसा है वो अपने आप समझ लेंगे। तो सिमिलर चीज़ें जो है रूरल एरिया में कहा जा सकता है कि हम किसान भाइयों को कहते हैं कि हम आपको नहीं कह रहे कि आप यही फॉर्मूला अपनाइए, आपको सब पता है, आपको ये फरो इरिगेशन के बारे में भी पता है, ड्रिप भी पता है, आप हमें बताइए हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं कि जो सरकार की अलग अलग स्कीम्स हैं, या आपको लगाने में अगर परेशानी आ रही है तो हम आपको टेक्निकल असिस्टेंस दे देते हैं। हम आप ही के यहाँ पर किसी को ट्रेन कर देते हैं कि आपको दर दर भटकना ना पड़े अपने यहाँ पर ये सिस्टम लगाने के लिए। हम आपकी मदद के लिए खड़े हैं, हम जैसे और बहुत लोग खड़े हैं, पर आप अपनाइए। तो हमने देखा है कि अब एक बदलाव आ गया है, लोग हेल्प मांग रहे हैं, और हम जैसे बहुत लोग खड़े हैं जो हेल्प देने के लिए तैयार भी हैं। चलिए, तो आज सकारात्मकता की एक अलग जगाने की कोशिश इस प्रोग्राम के जरिए हम भी कर रहे हैं। डॉक्टर पारितोष भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर पारितोष, की सारी बातें बहुत पॉजिटिव वाइब देती हैं जो मैम ने कही, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट भी ये कहती है कि दुनिया में हर 9वें आदमी के पास शुद्ध पेयजल नहीं है। भारत के कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर पारितोष, ये रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक पानी की जरूरत 2 गुने से ज्यादा हो जाएगी, और वो इंपैक्ट देश की जीडीपी पे पड़ेगा, और 6% तक वो असर पड़ सकता है। सर, ये तो बहुत खतरनाक संकेत है। कुछ डाटा पे आपने बात की, तो पहले मैं एक छोटा सा डाटा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो 2006 में जो हमारी वाटर रिक्वायरमेंट और वाटर डिमांड, 2 चीज़ होती है कि हमको कितना पानी चाहिए और कितना हमारे पास अवेलेबल है। जो हमारी वाटर डिमांड थी वो लगभग 600 या 700 बिलियन क्यूबिक मीटर थी, लेकिन वही 2030 तक प्रिडिक्ट किया गया है कि हमारी वाटर की डिमांड 1500 बिलियन क्यूबिक मीटर के आसपास होगी, और जो सप्लाई अवेलेबल होगी वो 700 के आसपास होगी, 700 बिलियन क्यूबिक मीटर। मतलब हमारी वाटर की रिक्वायरमेंट डबल है और जो हमारा पानी अवेलेबल है वो उसका आधा है। अब सवाल ये उठता है इस सोल्यूशन पे कैसे हम डील करें। तो उसको डील करने के एक टेक्नोलॉजिकल वे हो सकती है, एक पीपल पार्टिसिपेशन, मतलब लोगों पार्टिसिपेट करें, उस तरीके से हम टैकल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल वे क्या हो सकता है कि आपको मालूम है कि वाटर एटमॉस्फेयर में भी एग्जिस्ट करता है, तो ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम को हम ह्यूमिड को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर लें। एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है। अगर पानी की बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो रही तो सबसे पहला जो पानी हमको चाहिए वो पीने के लिए चाहिए। चाहे साउथ अफ्रीका में हो, मिनिमम वाटर उन्होंने पीने के लिए 4-5 लीटर रखा है। तो पीने के लिए वाटर के लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज करके जो ह्यूमिड है, ह्यूमिड को हम ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर लें। दैट इज द वे। दूसरा क्या है कि जो हमारा राजस्थान का एरिया है वहाँ एक टाँक बनती है। टाँक क्या होती है, जब भी बरसात का पानी होता है वो टाँक में कन्वर्ट हो जाता है, वो लगभग वो साल भर वो उसको यूज करते हैं। तो एंशिएंट टेक्नोलॉजी को हम अदर एरिया में भी लगा के
टांक बना के, जैसे राजस्थान की भाषा में टांक बोलते हैं, ठीक है। कंजर्वेटिव वाटर कंजर्वेशन ठीक स्ट्रक्चर है होता है, और उस वाटर में चूना यूज होता है, तो हमारा पानी भी खराब नहीं होता है। अदरवाइज आप पानी वैसे रख दे तो पानी बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो टांक में हम पानी को ठीक है सर, यूज तो करते ये हैं। कोशिशें हैं जिनको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। समय कम है, माफी के साथ जी, रोक जी, रहा हूं आपको। जी। रमनकांत जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आखिरी कमेंट इस शो का आपसे, लेकिन समझना मैं यही चाहता हूं कि तमाम दिक्कतों पे हमने बातचीत की, चर्चा की, लेकिन इस दिक्कत का हल कैसे निकलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। पानी हमारे लिए बड़ी चुनौती है। आप अपने शब्दों में चलते चलते क्या कहेंगे? देखिए, भारत एक विशाल आबादी वाला देश है, एक तो बड़ी समस्या है, लेकिन अगर इस समस्या से हमको पार पाना है तो हमें बड़े शहरों से बचना पड़ेगा। अच्छा। बड़े शहरों को ना करके इनको शहर भी डिसेंट्रलाइज करने पड़ेंगे, और नदियों के पानी पे बड़े शहरों को निर्भर नहीं करना चाहिए, क्योंकि नदियों में लगातार पानी वैसे ही कम हो रहा है। बरसात के बाद आप देखें गंगा में बहुत पानी कम हो जाता है, लगभग 40% पानी कम हो रहा है। तो नदियों पे हम फोकस नहीं करना चाहिए हमको कि उससे पानी हमको मिलेगा तो हम जीवित रहेंगे। मान लिया दिल्ली है तो दिल्ली अपने पानी का खुद इंतजाम करे ना, रिचार्ज करे, तालाब बनाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करे। ओके। तो जहां पानी की समस्या वहीं समाधान के फॉर्मूले में हमको काम करना पड़ेगा। और बड़े शहर हमको नहीं बसाने चाहिए, छोटे शहरों की तरफ हमको चलना चाहिए, क्योंकि एक घनी आबादी एक जगह आ जाएगी तो कहां से पानी आएगा। तो यही एक समाधान है, नदियों पे पूरी तरह फोकस ना करके कि वहां से हम पानी ले लेंगे। नदियों के और बहुत सारे काम है, उसको रिचार्ज भी करना ठीक है, है। किसानों को भी पानी देना है। ठीक है। अगर आप ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी वहां से लेने लगेंगे तो बड़ी समस्या पैदा हो ठीक है, जाएगी। तो जिम्मेदारियों का एहसास हो और उसको सही तरह से वर्गीकृत किया जाए, तब इसका एक बड़ा सोल्यूशन निकल सकता है। समय मेरे पास इतना ही, चर्चा और आगे हो सकती थी। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में आने के लिए, जुड़ने के लिए, राय रखने के लिए। धन्यवाद। तो फिर आज से ही आपको एक कोशिश करनी होगी। जरा देखिए ना, वो घर का नल कितने दिन से टपक रहा है, उसे आज सही करा दीजिए। शेविंग और ब्रश करते वक्त जो वॉश बेसिन का नल छोड़ देते हैं ना, आज हमारे कहने पे उसे बंद कर दीजिएगा। और देखिएगा जो आपका हाउस सपोर्ट काम करने आते हैं ना घर में, वो जब बर्तन धो रहे होते हैं तो नल कितना खुला रह जाता है। और आरओ का पानी देखा ना कितना वेस्ट होता है, उसे रीयूज करिए। और आखिर में सिर्फ यही कहूँगा, पानी का सम्मान करिए। और हमारे यहाँ तो जल को भगवान माना जाता है, तो इसे आराध्य समझिए, सिर आंखों पे लगाइए, क्योंकि ये हमारी जिंदगी है। आपके चेहरों पे मुस्कुराहट बनी रहे, बस डीडी किसान की यही कोशिश है। मैं हमेशा कहता हूँ, जब आप मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए और देखते रहिए, सराहते रहिए सच के साथ। नमस्कार।